हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर बोलते हैं कि आंदोलनकारी जो वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो महिलाओं के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है। जो ये बोल रहे हैं वो संसद भवन में बैठ के हुए पोर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए हैं। क्या है वो? जो खट्टर सरकार है वो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में 90% नेता तो करप्ट हैं, 90% लोग वो बलात्कार करने वाले हैं। बीजेपी के नेता जो लोगों को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पर नर्स भी, डॉक्टर्स भी सभी रहती हैं, किसी के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई है। ये जो लड़ाई है यहाँ पे आकर मैंने महसूस किया, हर जिले से, हर राज्य से यहाँ पर लोग शरीक हुए हैं इस आंदोलन में। किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की किसान की लड़ाई है। देश में सरकारी मंडियाँ खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों का राज हो जाएगा। मेहनत करेंगे किसान और मजे करेंगी कंपनियाँ। कैबिनेट मंत्री हरियाणा में वो बोल रहे हैं कि किसान शब्द है वो पवित्र शब्द है, लेकिन जो बॉर्डरों पर बैठे हैं इन लोगों ने किसान शब्द को अपवित्र कर दिया। मेरा ये कहना है कि किसानों को बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उन्होंने अपवित्र कर दिया। ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ मध्य प्रदेश ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ? मैं मध्य प्रदेश से गुना जिले से हूँ, आरोन तहसील से। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है 26 नवंबर से, यहाँ पर जो पूरे देश भर के किसानों ने 3 कृषि काले कानून के विरोध में यहाँ पर घेरा डालो डेरा डालो का जो नारा दिया था, तब से ही हम लोग किसान आंदोलन के साथ में हैं। जबकि जो जब लॉकडाउन पूरा चल रहा था उस समय 5 जून को जो बिल लेकर आते, सबसे पहले मैं जिस संगठन से हूँ AIKKMS किसान खेत मजदूर संगठन से, जब ये बिल लेकर आते तभी पूरे देश भर में इस बिल की हम लोगों ने प्रतियाँ जलाई थी। जब पूरा देश घर में था उस समय हमने इसका विरोध किया था। और मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश से 2 अप्रैल को यहाँ पर सिंगू बॉर्डर में आ गया था। तब से अभी तक ये 3 महीना ख़त्म होगा, 4था महीना मेरा चल रहा है। ये जो लड़ाई है यहाँ पे आकर मैंने महसूस किया, हर जिले से, हर राज्य से यहाँ पर लोग शरीक हुए हैं इस आंदोलन में। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की किसान की लड़ाई है। क्योंकि आप देखिए, किसान जो भी उत्पादन करता, कोई भी फसल हो, वो केवल अपने लिए नहीं करता, वो जो शहर में जो लोग बैठे हैं जो किसानी नहीं करते, उनके पेट में दाना पहुंच पाए, उनके बच्चों को खाने को मिल पाए, और जो विदेश में भी वो पूरी दुनिया को खिलाने का काम करता है किसान। लेकिन आज जो हमारी केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार जो है, वो 3 कृषि कानून लेकर आई है। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये किसान के हित में कानून है। आप मुझे बताइए कि ये कैसे किसान के हित में कानून है कि आप इसमें बोल रहे हैं मंडी एक्ट अधिनियम, आपको बोल रहे हैं मंडी अब हम सरकारी को रखेंगे और प्राइवेट को भी बढ़ावा देंगे। तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे क्या करेंगे, वो प्राइवेट जो मंडियां हैं उसको बढ़ावा देंगे और सरकारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। कैसे? इसका एक सिंपल उदाहरण है, आप देखिए, जैसे हमारे सरकारी स्कूल थे, आप भी, मैं उसमें पढ़ा हूँ। हमारी सरकार ने क्या हुआ कि सरकारी स्कूलों पे कम ध्यान दिया और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे दिया। यानी जो नेता लोग होते हैं उनके भी प्राइवेट स्कूल हैं, है ना, उनके भी प्राइवेट स्कूल हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं देते हैं, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए आज उसकी व्यवस्था देखिए, सरकारी स्कूल पूरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। ऐसे ही मंडी में क्या होगा, अलग अलग प्रकार के सरकारी मंडी में टैक्स लगाएंगे और प्राइवेट मंडी को टैक्स मुक्त कर देंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, सरकारी मंडी की खरीदेगी 1900 और प्राइवेट कंपनी वाला कुछ दिन 2000 खरीद लेगा, 2100 खरीद लेगा। तो स्टार्टिंग में कहाँ जाएगा किसान? वहाँ चला जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, पूरी देश में सरकारी मंडियाँ खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों का राज हो जाएगा। मेहनत करेंगे किसान और मजे करेंगी कंपनियाँ। इसका जीता जाता उदाहरण आप लोग देखिए कि सरसों किसान उगाता है, लेकिन सरसों का भाव किसान को क्या मिलता है? 4000, 5000, 6000। लेकिन वही सरसों का तेल निकाल के 200 रुपये लीटर कंपनियाँ बेच रही हैं। यानी फ़ायदा किसको हो रहा है? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को। दूसरे इसमें कानून है भंडारण अधिनियम 1955 जो लाया गया था कि भैया कोई भी व्यक्ति है कि इतना भंडारण करके नहीं रखेगा कि भैया
पूरे देश का गेहूं अगर एक ने रख लिया तो बाकी लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए 1955 में नियम था कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में एक दुकानदार अगर 20 कुंटल रखेगा, इससे अगर 1 कुंटल भी ज़्यादा रखेगा तो काले कानून के तहत में, काला बाजारी के तहत उसको पकड़ कर उसको सजा दी जाएगी। ये नियम था। लेकिन इस नियम में क्या क्या बोल दिया, कोई व्यक्ति कितना भी भंडारण करके रख लीजिए, मान लीजिए आज किसान कितना रखता है, खाने के लिए 10 कुंटल मान लो, बोने के लिए कुछ थोड़ा बहुत और के लिए 20 कुंटल मान लीजिए, इससे ज़्यादा किसान नहीं रख पाएगा। लेकिन ज़्यादा कौन रख सकता है? टाटा, बिरला, अडानी, गोइंका। ये क्या करेंगे, अपनी बड़ी बड़ी कोल्ड स्टोरेज में पूरा, मान लो पूरे देश का अडानी ने पूरा गेहूँ रख लिया, तो उसको मालूम है कि मार्केट में गेहूँ नहीं है, तो वो गेहूँ जो है पैदा किया किसान ने, लेकिन अडानी क्या कर देगा, लोगों को मजबूर खरीदने के लिए मजबूर कर देगा महंगे से महंगे दाम पे, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अलावा और किसी के पास नहीं है। तो ये जो कानून है दूसरा, ये भी कितना घातक है। ये केवल किसान के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए गलत कानून है। इसीलिए इसके विरोध में जो किसान जो आंदोलन चला रहा है, ये सही मांग है कि ये 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। इसको लेकर मैं यहाँ पर भी इस किसान आंदोलन में शामिल हूँ। नीतू जी, आप दिल्ली से आते हो, आपको कौन सी चीज़ है जो आंदोलन से पास ले आई, या आंदोलनकारियों का आप साथ दे रहे हो? आपका को खेती दिल्ली में तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी भावनाएं जुड़ी हैं। क्या सोचते हैं किसानी के बारे में आप? जैसे कि अभी महेंद्र भाई ने बता दिया, वो तीनों बिल के ऊपर इन्होंने जो बातचीत की है, वो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे हिस्ट्री में पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या देश की जनता के साथ क्या हो रहा है और क्या संविधान में बोला गया था, और अभी जो हो रहा है देश की जनता के साथ वो कितना गलत हो रहा है। दिल्ली के कौन से एरिया से? मैं शालीमार वाले इलाके में रहती हूँ। हाँ, तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उसी समय हम किसान भाइयों के साथ में हम लोगों ने वहाँ पर अपने इलाके में किसान एकजुटता समिति नाम से एक छोटी समिति बनाई, जिसमें हम यहाँ पर जो आंदोलन होता है वो हम अपने लोकल एरिया में उन लोगों को बताते हैं। क्योंकि मेरी खेती नहीं है पर मैं अन्न तो खाती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी तो अन्न खिलाती हूँ, मेरे आस पड़ोस में जो लोग हैं वो सभी अन्न तो खाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे भी तो बुजुर्ग खेती से ही जुड़े हुए थे, हम कोई आसमान से तो टपके नहीं है ना। पहले कितनी 80% लोग खेती ही करते थे, अब कम हो गई है। तो मेरे भी परिवार में से पहले तो खेती ही होती थी, इसलिए ऐसा कि मैं बिल्कुल नीलू खेती के बारे में नहीं जानती, ऐसा नहीं है। और मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने पढ़ा भी है कि ये कृषि प्रधान देश था हमारा, अभी भी दूसरे नंबर पर है। तो अगर किसानों, और दूसरा मैं हम हर साल मैं ये पढ़ती आ रही हूँ कि किसान हर साल कितने किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं गरीबी से तंग आकर। जो हमारा पेट भर रहा है और उसका पेट खाली है और वो गरीबी से आगे तंग आत्महत्या कर रहा है। तो मैं एक इंसान हूँ ना, इसलिए जो मेरे बारे में सोच रहा है, जो मेरा पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, सर्दी ठिठुरती हुई सर्दियाँ हो, उमस भरी गर्मी हो, हर मौसम में वो खेतों में लगा रहता है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती कि वो यहाँ आए, मैं उसका साथ देने के लिए यहाँ आ जाऊँ? एक इंसान होने के नाते तो मेरा फर्ज बनता है मैं उनके साथ आऊँ। तो जी, आप देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर बोलते हैं कि आंदोलनकारी जो वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो महिलाओं के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है। इसे आप कैसे देखते हो? आप इतने दिन से आंदोलन में हैं, आपको क्या लगता है जहाँ पे? मैं यहाँ पर 2 दिसंबर से लगातार आ रही हूँ इस आंदोलन में, क्योंकि ये 2 दिसंबर में ये मेडिकल कैंप बना था, तो मैं यहाँ पर आई तो देखा, और मेरे कुछ जानकार, कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी यहाँ पर कभी कभी आते हैं। तो मैं जो इज़्ज़त मुझे महेंद्र भाई देते हैं, सर देते हैं, जो मुझे यहाँ इज़्ज़त मिलती है वो मेरे परिवार से ज़्यादा मुझे मिलती है। इसलिए यहाँ मैं पूरे विश्वास के साथ, यहाँ मैं 10 बजे तक भी रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का गलत व्यवहार नहीं देखा। और जो ये बोल रहे हैं वो संसद भवन में बैठ के हुए पोर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए हैं। क्या है वो? जो खट्टर सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी में 90% नेता तो करप्ट हैं, बलात्कार करने वालों में से हैं बीजेपी के नेता। 90% लोग वो बलात्कार करने वाले हैं। बीजेपी के नेता जो लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रोटेस्ट को बर्बाद करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं।
इस तरीके की घटना कोई नहीं हुई है। इवन इतनी सारी यहाँ पर नर्स भी, डॉक्टर्स भी सभी रहती हैं, किसी के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई है। मैं यहाँ पर बहुत बार आई हूँ, अनगिनत बार आई हूँ। इवन मेरे साथ 8-10 महिलाएं यहाँ पर आई हैं, कभी किसी ने ऐसी नहीं बोली है कि हमारे साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार किया, कोई अपनी बॉर्डर लाइन पार करने की किसी ने कोशिश की है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं हमेशा यहाँ आती हूँ, बिल्कुल बेफिक्र होकर आती हूँ। मैं यहाँ पर 7 बजे भी शाम को पहुँची हूँ कितनी बार, पर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा है। मैं यहाँ पूरा सुरक्षित रहती हूँ। बलवंत सिंह जी, आप बताइए, आपके अनिल विज हैं कैबिनेट मंत्री हरियाणा के, वो बोल रहे हैं कि किसान शब्द है वो पवित्र शब्द है, लेकिन जो बॉर्डरों पर बैठे हैं इन लोगों ने किसान शब्द को अपवित्र कर दिया, इसे कैसे देखते? इसमें मेरा सबसे पहले तो ये कहना है, जो वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर बैठे हुए किसान नहीं है, वो मतलब किसान शब्द को अपवित्र कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि किसानों को बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उन्होंने अपवित्र कर दिया। खुद अनिल विज जो है वो अपने गिरेबान में झांक के देखे वो कह क्या रहा है। हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसका किसान उठ के यहाँ आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा हो। वो कैसे कह रहा है कि ये किसानों ने अपवित्र मतलब अपवित्र कर दिया। काले कानून वो लेके आए, जो महेंद्र ने मेरे साथी ने आपको बताया, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा। उन कानूनों का विरोध किसान कर रहा है तो वो अपवित्र है, और जो काले कानून इन किसानों के ऊपर थोप रहे हैं वो पवित्र है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कहाँ खड़े हैं वो। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि अभी तो सरकार ने अपना रंग नहीं दिखाया, जब सरकार का डंडा चलेगा तो कोई दिखेगा नहीं जहाँ। इसमें मैं एक बात, छोटी सी बात कहता हूँ मनोहर लाल खट्टर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ मनोहर लाल खट्टर को। यहाँ तो डंडा चलाना बहुत दूर की बात है, उसका कोई एक भी एमएलए, खुद मनोहर लाल खट्टर, उसकी कैबिनेट का कोई मंत्री किसी गांव में जाके अपना कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम करके दिखाए। यहाँ तो डंडा चलाना बहुत दूर की बात है। क्यों, यहाँ तो पूरा एक किसानों का मेला है, ये महाकुंभ है ये किसानों का। हर स्टेट से, हर जाति से, हर धर्म से वो कमेरा वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान में जिसको दूध के ऊपर जैसे मलाई आ जाती है, नीचे दूध रह जाता है, वो मलाई यहाँ पे बैठी हुई है किसानों की। इंद्र जी, जैसे देखते हैं कि चौधरी देवीलाल का परिवार हमेशा खेती की बात करता था, खेती से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनका पड़पोता है जो वो अब बीजेपी का साथ दे रहा है, किसानों की कोई बात नहीं सुन रहा। बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, उसके खिलाफ प्रचार करके जीत हासिल की, और अब बीजेपी के जोली में बैठा है। इसे कैसे देखते हो आप? ऐसा है जी, जो देवीलाल जी की बात है, देवीलाल में कुछ इंसानियत थी उस टाइम तक, लेकिन मेरा अपना मानना है जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, मतलब वोट की राजनीति जीत के जाके पार्लियामेंट में या उसमें बैठ के कि हम लोगों का ये भला कर देंगे, वो लोगों का भला नहीं कर सकते। वो लोगों का खून चूसते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। जो ये काले कानून आ रहे हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है। अपने आप को वो किसान कहते हैं, किसान का हितैषी कहते हैं। लानत है ऐसे किसानों के ऊपर जो अपने आप को वो किसान शब्द को वो बदनाम कर रहे हैं। उनको अपने आप को किसान नहीं कहना चाहिए, वो किसान नहीं है, वो खून चूसने वाले नर पिशाच है। और खाप पंचायतों ने बड़े बड़े फैसले लिए चरखी दादरी में भी, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बीजेपी बांटती थी, अब जाति धर्म सबसे नीचे रह गया, किसान आंदोलन पहले है। इसे आप कैसे देखते? ये बिल्कुल फैक्ट बात है। सबसे पहले मैं एक बात इसमें कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। दो तरह के लोग हैं, एक तरफ कमेरा वर्ग है, एक तरफ लुटेरा वर्ग है। जाति धर्म ये सब तो बहुत दूर की बात है, और ये सब भी आदमी को आपस में मतलब तोड़ने के लिए ये सारा सिस्टम ये लेके आए हैं। लेकिन इसके अंदर जो कमेरा वर्ग है, कमेरा वर्ग मान लो 1000 लोग कमेरे हैं तो लुटेरा 1000 के हिस्से में एक भी नहीं आएगा, इतना मतलब कम संख्या है उनकी। लेकिन जो कायदे कानून है हिंदुस्तान के, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आज़ाद हिंदुस्तान का खाली नाम है, प्रजातंत्र का खाली नाम है, जनतंत्र का खाली नाम है। इस नाम के ये ढकोसला है
इसमें जो मेन चीज कमेरे वर्ग के हित में जो कायदे कानून आज़ादी के बाद बनने चाहिए थे। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि लोगों, अगर आप समझदार और सचेत नहीं हुए, ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन ये काले अंग्रेज सत्ता में बैठ जाएंगे तो वही होगा जो ये अंग्रेज आपके साथ कर रहे हैं। आज उससे भी बदतर हो रहा है कमेरे वर्ग के साथ। और उसी को जो ये खाप पंचायतें हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब लोगों ने जान लिया। बीजेपी ने शुरू से लेके आज तक कभी ये खालिस्तानी हैं, कभी ये आतंकवादी हैं, कभी इनको चीन से फंडिंग आती है, कभी इनको और दूसरी जगह से फंडिंग आती है, क्या क्या इन्होंने आरोप नहीं लगाए। जब इनकी कहीं कुछ नहीं चली, मैं यहाँ के लोकल एरिया से रहने वाला हूँ, नांगल कला मेरा गांव है, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है मेरा गांव का। यहाँ आप में मीडिया में काम करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा। अब सरकार ने चारों साइड से अपना हर तरह का आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रयास करके देख लिया, और उनका हर प्रयास कदम कदम पे फेल हुआ है। किसानों ने और कमेरे वर्ग ने उनके हर प्रयास को काट दिया है, नकार दिया है। तो अब इन्होंने एक नई चाल चली है। क्या चाल चली है इन्होंने नई? कि जो इतना भी जो ट्रैफिक है, यहाँ बॉर्डर के ऊपर दीवार निकाल दी। ऐसी दीवार है वहाँ, जो आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर दीवार नहीं है। जो यहाँ किसानों के लिए, आम लोगों को परेशान करने के लिए जो यहाँ पे दीवार निकाल रखी है। कमेरा शब्द आपने बता, वो काम करने वाला होता है। काम करने वाला होता है, जो मेहनत करके जो खाता है, अपने खून पसीने की जो कमाई करके औरों को भी खिलाता है और खुद भी खाता है, वो कमेरा वर्ग है। पहलवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मेरी और बाकी रह गई है। अभी जो सरकार ने एक नया वो अपनाया था कि हम दूर बैठ जाएं, हमारे तो काबू से बाहर हैं ये लोग, वार्ता के लिए सरकार तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक नया पैतरा चलाया है। क्या चलाया है कि जितना ट्रैफिक है उसको लोकल रूटों में डाइवर्स कर दिया। लोकल रूटों में डाइवर्स होने किस लिए किया? कि यहाँ का जो लोकल आदमी है वो इस ट्रैफिक जितना आएगा इससे परेशान हो जाएगा, परेशान होके और इन किसानों से जाके वहाँ भिड़ेगा। कुछ प्रो बीजेपी लोगों ने पंचायतें, महापंचायतों का नाम लेके पूरा प्रयास किया कि हम इसको उखाड़ेंगे, यहाँ से आंदोलनकारियों को यहाँ से भगाएंगे, पूरा प्रयास किया। हमने लोकल होने के नाते और जिस संगठन से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस संगठन की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेके हमने ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से गांव-गांव में जाके लोगों को प्रचार किया, बताया, समझाया और लोगों की समझ में आया। अभी जाट्टी गांव के अंदर 40 गांव की पंचायत होने का उन्होंने ऐलान किया था और टीवी के माध्यम से भी हर चैनल ने प्रसारित किया था कि फलां डेट को जाट्टी गांव के अंदर 40 गांव की पंचायत होगी और वो पंचायत इस आंदोलन के जो किसान हैं इनको यहाँ से भगाएगी, इनके खिलाफ कोई फैसला लेगी। हमने अपने उस पर लोगों को समझाकर वहाँ पर पंचायत नहीं होने दी, उनको वहाँ से भगा दिया, प्रो बीजेपी लोगों को। आज उनकी हिम्मत नहीं है वो आके यहाँ किसी के सामने खड़े हो जाएं या कोई आंख दिखा दें। हम डटे हुए हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते जब तक हम डटे रहेंगे। ये 27, 26, 27 नवंबर को जब शुरू हुआ उसी टाइम से मैं यहाँ बॉर्डर पे हूँ। जिस टाइम इन्होंने अश्रु गैस के गोले छोड़े, प्लास्टिक की गोलियाँ चलाई, पानी की बौछारें चलाई, हम यहीं पे मौके पर मौजूद थे और हमारे सामने ही वो गोले आके फटे थे, लेकिन हमने परवाह नहीं की इन बातों की। आज भी हम परवाह नहीं करते, भले ये कितना ही भी जोर लगा लें, लड़ेंगे और कानूनों को वापस कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੀਤੂ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਖੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।